हेलो दोस्तों, नमस्कार। 30 अगस्त को होने वाले जीआईसी प्रवक्ता इतिहास मेंस के पेपर जो 2021 में हुआ था, उन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। उन प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस के लिए देख लिए कैसे प्रश्न पूछा गया था 2021 में, जो पहली बार जीआईसी मेंस प्रवक्ता पेपर हुआ था। देखिए, इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ से 5 प्रश्न रहेंगे 250 शब्द के। खंड बा से 5 प्रश्न होंगे 150 शब्द के। खंड सा से 10 प्रश्न होंगे 50 शब्द के। देखिए, खंड आ में 5 प्रश्न क्या क्या पूछा गया था 2021 में। ये जो इतिहास विषय से जो है मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है ये। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, ये सीधे सीधे जो है पूछा गया क्या, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। तो नगर, पहले हड़प्पा सभ्यता का आप लोग प्रस्तावना दे देंगे कि विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता, जो कि 2600 ईसा पूर्व से लगभग 2800 ईसा पूर्व तक भारतीय महाद्वीप के 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली एक त्रिभुजाकार सभ्यता के रूप में विद्यमान थी। ठीक है, ये दे देंगे आप लोग। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है विभिन्न नगरीय सभ्यता की विशेषताओं में आप लोग दे देंगे, जैसे इसकी सड़कें दे देंगे। ठीक है, उसके बाद सड़कें के बाद इनके जो नगरों का जो डिवाइडेशन था, यानी 2 भाग में थे। एक एक जो है ऊपरी गढ़ था, एक निचला गढ़ था, जिसमें ऊपरी में राजा पुरोहित रहते थे, निचले में सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, और इसको यहाँ पर दर्शा देंगे आप लोग, ये दुर्गीकृत किया गया था, यानी कि इसका जो है दुर्गीकरण किया गया था इन नगरों का। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग जो है दे देंगे, थर्ड नंबर क्या देंगे, इनकी नालियों की व्यवस्था दे देंगे। यानी एक बड़ी नाली होती थी, ठीक है, एक बड़ी नाली होती थी, फिर उससे उसमें जो है छोटी छोटी नालियाँ मिलती थी, अब एक जो घर के आसपास नालियाँ होती थी, ये सब जाके बड़ी नालियों में मिलती थी। और सड़कें दे देंगे आप लोग। सड़कें जो है क्या हुआ, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कें क्या हुआ, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, उसके बाद इनका जो है नगरों में और क्या देंगे आप लोग, इनकी इनकी जो है स्वच्छता व्यवस्था दे देंगे। यानी कि इनका नगर आज की जो है नगर पालिका से भी व्यवस्थित रूप से था। यानी कि आप लोग इसको लास्ट में भी लिख देंगे कि वर्तमान सरकार को ज़रूरत है कि अपनी जो है पुरानी परंपरा का निर्वहन करे। ठीक है, तथा आज के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरित हैं। आप लोग जो है हर क्वेश्चन जो है मॉडर्न से जोड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या उपयोगिता रही है, यानी क्या भविष्य में क्या हो सकता है, ये है। तो इससे जो है कंपैरेटिव आप लोग लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आप लोग गेन होगा। क्योंकि हमने जो है आरटीआई के तहत जब इतिहास मेंस में था, उस समय लिखा गया था, तो नंबर काफ़ी अच्छा मिला था। ठीक है, इतिहास विषय में। इसलिए आप जो है मैप भी बनाइए और कंपैरेटिव इतिहास लिखिए। देखिए, अगर विस्तार आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता का, तो आप लोग विस्तार यहाँ दर्शा दीजिए। जैसे ये हो गया, जैसे विस्तार में आप लोग दर्शा दीजिए कैसे, ऐसे करिए, ऐसे करिए। उत्तरी विस्तार कहाँ था, नॉर्थ में क्या है, मांडा है। ठीक, मांडा कहाँ, कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में कहाँ है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है। ठीक है, प्रवरा नदी के तट पर। और इधर पश्चिम में जो कहाँ है, पश्चिम में कहाँ है, पश्चिम में जो है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। और इधर पूरब में क्या है, सुत कांगे डोर है, दास नदी के तट पर, पाकिस्तान में। ठीक, ये आप लोग जो है, आप इसका जो है ये अगर विस्तार आता है तो ये मैप बना देंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर आप अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हड़प्पा सभ्यता स्थलों के बारे में आ गया, तो आप लोग क्या करिए आप लोग इंडिया का मैप बनाइए। इंडिया का मैप बनाइए। ठीक, उसमें दर्शा दीजिए। ठीक है, क्या दर्शा दीजिए, यहाँ हड़प्पा दर्शा दीजिए, मोहनजोदड़ो दर्शा दीजिए, चन्हूदड़ो दर्शा दीजिए, लोथल में जो धौलावीरा दर्शा दीजिए, सुरकोथड़ा दर्शा दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है लोथल दर्शा दीजिए, क्योंकि लोथल बंदरगाह ये भी आप लोग
बंदर का जो है ये भी आप लोग नगरीय सभ्यता में इसकी विशेषता में लिख दीजिए कि गोदीवाड़ा मिला है, यानी ये लोग व्यापार वाणिज्य करते थे इनकी। ठीक है। उसके बाद जो है सड़कें सड़कें मिली हैं, कहीं चक्रांकित सड़कें हैं। ठीक है। सड़कें आप लोग इसमें जो है आप लोग दिखा दीजिएगा कहाँ, वणावली, हरियाणा में वणावली दिखा दीजिएगा, राजस्थान में कालीबंगा दिखा दीजिएगा, यहाँ दक्षिण में दैमाबाद दिखा दीजिए। तो ये आप दर्शा देंगे तो काफ़ी इससे जो है आपको अंक पाने, बहुत अच्छा अंक पाएंगे आप लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अशोक का धम्म न केवल धार्मिक और नैतिक आचार संहिता थी अपितु उसके राजनैतिक निहितार्थ भी थे। विवेचना करना है। ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग जो है अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसके धार्मिक और नैतिक आचार संहिता का उल्लेख करेंगे। ठीक है। तो इसमें कई जो है अशोक का धम्म ना केवल धार्मिक बारे में बताना है, नैतिकता के बारे में बताना है, क्या ये आचार संहिता थी, अपितु इसके राजनीतिक निहितार्थ बताना है। ठीक है। इसका मतलब ये है आप लोग अशोक के अभिलेखों को बताइएगा पहले, उसमें धार्मिकता क्या क्या वर्णन किया गया है। ठीक है। अशोक के धम्म के बारे में क्या वर्णन किया गया है। अशोक जो है धम्म के प्रचार के लिए अपने 5वें अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, 7वें प्रतिवेदकों की नियुक्ति करता है। ठीक है। 3रे में युक्त राजुक प्रादेशिक नियुक्ति करता है। प्रथम पशु हत्या निषेध करता है, कहता है 1 मोर और 2 हिरण केवल मारे जाएंगे। तो आप अभिलेख को रट लीजिए, याद कर लीजिए, उसी के आधार पर अब जैसे आप धम्म क्या है लिखेंगे तो किमचू धम्मे, अशोक अपने द्वितीय स्तंभ में कहता है किमचू धम्म, इसी में उत्तर देता है आपासिन वे दया दाने। ठीक है। ये सब मतलब कि दया करिए, आप लोग दान करिए, बड़ों का सम्मान करिए। ठीक है। वृद्धों का सम्मान करिए, यही सब अशोक का धम्म है। ठीक है। उसके बाद अपने अंदर नैतिकता लाइए, नैतिकता का प्रसार करिए। वो 8वीं राज्यों को भी धमकी देता है कि वह लोग सुधर जाएं, हिंसा का मार्ग त्याग दें। ठीक है। हिंसा का मार्ग त्याग दें, धम्म का मार्ग अनुसरण करें, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि वह धम्म एवं नैतिकता को अपने अभिलेख के माध्यम से बढ़ावा देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये 13वां अभिलेख और 7वां स्तंभ लेख तैयार कर लीजिए, क्योंकि लिखे आप कहानी नहीं लिखेंगे, लिखते समय आप साक्ष्य देते हुए लिखेंगे इस स्तंभ लेख के अनुसार, अभिलेख के अनुसार, तभी आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है। 25 नंबर का आएगा रहेगा ये है, तो आपको 14-15 नंबर तक मिल सकता है। अच्छा लिखेंगे 15-16 नंबर तक, नहीं तो 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर मिलेगा, समझ लीजिए। इसीलिए अभिलेख याद, अभिलेख का जो है जो अशोक के सभी क्वेश्चन का सार हमने एक वीडियो में अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिए उसको। ठीक है। चाहे जो कुछ, चाहे अशोक का अभिलेख पूछे, चाहे अशोक के धम्म एवं नैतिक विचार संहिता पूछे, ठीक है, चाहे अशोक के साम्राज्य विस्तार पूछे, ठीक है, चाहे अशोक के जो है कल्याणकारी कार्य पूछे, सभी एक वीडियो में अभिलेख के आधार पर हमने उल्लिखित कर दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है। तो राजनीतिक निहितार्थ मतलब अभिलेखों के माध्यम से यह अपने राजनीतिक निहितार्थ को भी साधता है, क्योंकि वह अपने जो है विदेशी शक्तियों के राज्य में भी अपने धर्म का प्रसार करता है। कहीं ना कहीं वह जो है वह अपने साम्राज्य विस्तारता को दर्शाता है। वह दक्षिण में उसके चोल चेर पांड्य जो उसके 13वें अभिलेख में उल्लेख मिलते हैं, वहाँ भी जो इसका अभिलेख है, चाहे स्तंभ लेख है, जो स्तंभ लेख पुरातात्विक शास्त्र द्वारा पाए गए हैं, यह प्रमाणित करते हैं कहीं ना कहीं अशोक का विस्तार यहाँ तक था। जैसे उड़ीसा में जो है उसके कलिंग अभिलेख है, ठीक है, पृथक कलिंग अभिलेख। तो एक तरफ जहाँ अशोक के धम्म की नीतियों का उल्लेख करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक जो है अपने धम्म के माध्यम से जो है अपने साम्राज्य विस्तार को दर्शाता है, तथा उन जैसे उड़ीसा के राजा को जो है यह उल्लिखित करता है कि हमारा साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो पॉइंट वाइज जो है हम जो है विभिन्न क्वेश्चनों का संग्रह, जैसे 40-50 क्वेश्चनों का संग्रह जो है उनकी 4-4, 5-5 पॉइंट जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन और विखंडन के लिए उत्तरदायी कारणों का निरूपण कीजिए। ठीक है।
अब यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे आप लोग? शुरुआत करिए, इतिहास का यह नियम है, जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन सुनिश्चित है। ठीक है, बस काल, परिस्थिति एवं स्थान यह निर्धारित करते हैं वह साम्राज्य कितना दूरगामी, कितना मतलब दूर तक अपना रास्ता तय करता है। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करेंगे, तो उसमें आप लोग इसमें जो है कई कारणों का, जैसे हमने जो है एक वीडियो डाल दिया है, चाहे वो गुप्त वंश हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे वो मुगल वंश हो, चाहे जिस साम्राज्य का पतन हो, तो एक ही वीडियो के अंतर्गत क्या कॉमन कारण हो सकते हैं उनको उल्लिखित कर दिया है। आप लोग देख लीजिए उसको। ठीक है, कॉमन कारण में जो है जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी सब में होते हैं, रिक्त राजकोष होते हैं। ठीक है, उसके बाद अति केंद्रीय शासन होता है। तो ये जो है विशेष जो कॉमन टॉपिक है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्या अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, क्या अलीगढ़ आंदोलन जो है किसी भी तरह से भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी था? स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखना है, इसमें कैसे लिखेंगे आप लोग? पहले ये दे दीजिए कि अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। तब ये क्या क्या, क्यों ये भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी था, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। तो उसमें आप 4-5 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, पहला जो है इनकी ब्रिटिश वफादारी थी, दूसरा द्विराष्ट्र सिद्धांत के बीज इसी समय बोए गए थे, तीसरा अलगाव की भावना यहीं से निहित हुई थी, चौथा मुस्लिम लीग के लिए जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसका मार्ग यहीं से प्रशस्त हुआ था। तो ये आप लोग दे देंगे पॉइंट वाइज। उसके बाद लेकिन लिखेंगे, लेकिन इन सब क्या कहते हैं, इन सब जो है विवादों के बावजूद जो है इनका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष क्या है कि यह जो है आंदोलन शैक्षिक सुधार के लिए था। ठीक है, शैक्षिक सुधार के लिए था। दूसरा, यह जो है मुस्लिमों में चेतना डेवलप किया। तीसरा है यह शिक्षा का प्रसार करता है। ये दे देंगे आप लोग। अब देखिए ये दे दिया, अब निष्कर्ष यहीं पर आप लोग लिख देंगे। देखिए मैं एक पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आप चाहेंगे तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए अभी कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे आप लोग लिखना है। निष्कर्ष लिख दीजिए कि अलीगढ़ आंदोलन ने एक शैक्षिक सुधार के रूप में शुरुआत की थी, ठीक, लेकिन इसकी राजनीतिक नीतियों व विचारों ने भविष्य के अलगाववादी आंदोलनों को एक वैचारिक दिशा और नेतृत्व प्रदान कर दिया। ये लिख दीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को, देखिए इसमें आप जो है क्वेश्चन पढ़ते हुए उसका की पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, की पॉइंट निकाल लेंगे, उसका क्या करेंगे, की पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब जन आंदोलन कैसे बना दिया, इसको आप लोग को टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आप शुरू करेंगे 9 जनवरी 1915 को, जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से बाहर भारत आते हैं, तब वे अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर भारत का जो है राजनीतिक भ्रमण करते हैं। इसके बाद जो है वे जो है प्रथम जन आंदोलन के रूप में चंपारण, ठीक है, फिर उसके बाद अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है, 3 आंदोलनों में भाग लेकर इसको सफल बनाकर एक जननायक के रूप में भारत में विख्यात हो गए। इनकी ख्याति पूरे भारत में व्याप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ठीक है, उसके बाद जो है डांडी मार्च किए, कब, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक किए थे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। ठीक है, उसके बाद 1942, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इनकी जो है रचनात्मक कार्य दे दीजिए, चरखा, ठीक है, बढ़ावा देना, खादी उद्योग को बढ़ावा देना, उसके बाद जो है हरिजनों का उद्धार करना। फिर उसके बाद ये राजनीति में पुनः रुचि इनकी बढ़ती है, तो फिर जो है
1942 में जो है भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात करते हैं। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन दे दीजिए आप लोग। उसके बाद अंततः जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही जो है एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए जिससे आसानी हो लिखने में। ठीक है, जिससे क्या हो, आसानी हो लिखने में। मतलब जन आंदोलन कैसे था, प्रजातांत्रिक मूल्य कैसा था इनका। ठीक है, तो आप जो है प्रश्न को पढ़िएगा, उसके की पॉइंट को निकालिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खंडवा देखते हैं। खंडवा ये 150 शब्द में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 15-15 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उदय के कारण देना है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बौद्ध धर्म के उदय के कारण को देना है। तो इसमें जो है बौद्ध धर्म के उदय के कारणों में जो है आप लोग क्या करिएगा, इसमें जो है धार्मिक कारण दीजिएगा। ठीक, देखिए मतलब एक वीडियो बनाया हूँ, कहीं भी इतिहास में कोई भी कारण पूछे तो आप लोग याद कर लीजिए। क्या, देखिए धार्मिक कारण हो गया, ठीक, सामाजिक कारण हो गया, ठीक, आर्थिक कारण हो गया, राजनैतिक कारण हो गया। ये तो याद ही रहेगा आप लोग, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। अब इसी में आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, इसे पॉइंट वाइज लिखिएगा, वहाँ भी ऐसा नहीं विस्तृत लिखिएगा। धार्मिक कारण में आप लोग पहला क्या दीजिएगा, जटिल कर्मकांड व्याप्त था उस समय। जटिल कर्मकांड, पहले प्रस्तावना आप लोग दे देंगे। ठीक है, कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित कर्मकांड, ठीक है, यज्ञ परंपरा, ठीक है, यज्ञ परंपरा ने लोगों को जो है एकदम परेशान कर दिया था। ठीक है, उनके जीवन संचालन की प्रक्रिया एकदम परेशान हो चुकी थी। उसी समय एक मध्यम मार्ग के रूप में, जन सहयोग के रूप में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय होता है। ठीक है, इसीलिए जो है उदय होता है। उदय के कारणों को आप लोग स्पष्ट करें। धार्मिक कारण क्या दीजिए, धार्मिक कारण में जाति जटिल कर्मकांड दे दीजिए, पशु बलि दे दीजिए, बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, क्योंकि बुद्ध का जो है एक मध्यम मार्ग था जिसमें सभी निम्न हो चाहे मध्यम वर्ग हो, सभी लोग उसको अपना सकते थे। उसमें जटिलता की प्रक्रिया नहीं थी। ठीक है, उनके मध्यम मार्ग में क्या था, जैसे अष्टांगिक मार्ग था। ठीक है, 10 शील थे। तो ये सब है। अब देखिए सामाजिक में क्या दीजिए आप लोग, सामाजिक में दीजिए कठोर वर्ण व्यवस्था थी। कठोर वर्ण व्यवस्था से ऊब चुके थे लोग। ठीक है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सभी लोग ऊब चुके थे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समानता का अधिकार दिया इन्होंने। ठीक, अगला देखिए आर्थिक में क्या दीजिए, लोहे का प्रयोग हुआ, नगरीकरण क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। ठीक है, जिससे व्यापार का भी विस्तार हुआ। दूसरी तरफ इन्होंने व्यापारियों का समर्थन किया। कैसे, जब पशु बल जो पशु को जो है बलि दिया जा रहा था यज्ञों में, तो उसका जो है महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी ने विरोध किया। इससे जो है ये निम्न मध्यम वर्ग था, इनकी ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, अगला हम लोग राजनीति में क्या देंगे, लोक भाषा का प्रयोग करते थे। क्योंकि बुद्ध की भाषा संस्कृत नहीं बल्कि आम जन की भाषा पाली भाषा थी। नेक्स्ट है राजकीय संरक्षण मिला। हर्यंक वंशी संस्थापक बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक एवं कनिष्क द्वारा इसको राजकीय संरक्षण दिया गया। ऐसे ऐसे लिखना है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहले आप शेरशाह सूरी के बारे में दे देंगे। ठीक है, द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी अपने केवल मात्र 5 साल के शासनकाल में ऐसी व्यवस्था को निर्मित किया जिसको आधार के रूप में आगे चलकर अकबर ने, ठीक है, अपना लिया। ऐसे आप लोग एक देखिए, एक बेहतर दीजिए, आप लोग बेहतर प्रस्तावना दीजिए।
अब देखिए इसमें भूमि राजस्व व्यवस्था में क्या है, इसने जो है क्या किया, इसने जो है भूमि की पैमाइश करवाई। क्या किया? भूमि की पैमाइश करवाई। ठीक, उसके भूमि का वर्गीकरण किया उच्च, मध्यम और निम्न में। पट्टा व कबूलियत व्यवस्था को चलाकर किसानों को सहूलियत दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत इसने किसानों से सीधे संपर्क किया। तो ये सब आप दे देंगे, उसके बाद निष्कर्ष दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गर्मपंथियों के उत्कर्ष को समझाइए। अब देखिए ये, ठीक है, इसमें आप लोग पहले प्रस्तावना दीजिएगा। ठीक है, प्रस्तावना दीजिएगा, उसके बाद प्रमुख नेता को दीजिएगा। प्रमुख नेता लाल बाल पाल को दिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, एक अरविंद घोष। ये 4 लोग जो है गर्मपंथी नेता हैं। इनके कारण क्या है, उत्कर्ष के कारण क्या है इनका? चूँकि बंगाल विभाजन हो चुका था 1905 में करजन के समय। दूसरा, नरमपंथी लगातार असफल हो रहे थे, स्वराज्य और स्वशासन इनको नहीं मिल पा रहा था। तीसरा क्या है, अकाल की बारंबारता थी, और अंग्रेजों की दमनकारी नीति। इन्हीं सब कारणों से जो है गर्मपंथियों ने अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से, ठीक है, अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से जो है अंग्रेज़ों के मन में डर पैदा कर दिया। उनको लगा कि अब हमारा बोरिया बिस्तर भारत से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्नल वायली की हत्या हो गई, इधर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, उधर चौरी चौरा घटना हो गई। ठीक है, इन सब घटनाओं के कारण जो उनमें डर पैदा हो गया, उनको लगा कि इन गर्मपंथियों के कारण हमको बोरिया बिस्तर यानी कि भारत से चले जाना होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियां। ये हमने वेस्ट क्वेश्चन लिख के जो है अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अपलोड किया है, इसको बेहतर तरीके से आप लोग देख लीजिए। उसमें आप मैप बना के दर्शा दिए हैं कि इसकी विजय, संपूर्ण श्रीलंका विजय दिखा दिए, संपूर्ण श्रीलंका विजय दिखा दिए हैं। इसमें जो है जैसे ये जो इसमें कैसे, पहले देखिए मैप के आधार पर आप पढ़ने की कोशिश करिएगा और मैप वहाँ पर बना भी दीजिएगा, और मैप जो है वहाँ पर जो है आप लोग बना भी दीजिएगा। ठीक, देखिए ये जो है यहाँ पर बंगाल विजय करता है, बंगाल विजय करता है, बंगाल विजय, ठीक है, करता है। तो इसके उपलक्ष्य में क्या करता है, गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना करता है। दूसरा क्या करता है, गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तीसरा काम क्या करता है, तीसरा काम ये गंगैकोंड चोलपुरम में जो है बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है, और यहीं पर जो है गंगा चोल तालाब का निर्माण कराता है। ये हो गया। उसके बाद यह जो है यह श्रीलंका है, तो इस उत्तरी श्रीलंका को क्या हुआ, उत्तरी श्रीलंका को इसका इनके पिता जीते थे, यानी राजराज प्रथम, तो इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका विजिट किया। ये हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ ही साथ ये पेगू, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया इत्यादि को विजिट किया। ठीक, इत्यादि को विजिट किया, ये दर्शा देंगे आप लोग। उसके बाद जो है अन्य उपलब्धियों में दिखाइएगा। अन्य उपलब्धियों में क्या दिखाइएगा, भूमि की माप करवाई, ये चीज़ अन्य में। चीन में दूत मंडल भेजा। ठीक है, एक मजबूत नौसेना की स्थापना की। उसके बाद दक्षिणी पूर्व एशिया शैलेंद्र वंशी शासक से मित्रता स्थापित की। तो ये दे दीजिएगा। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अपने पिता के सपनों को राजेंद्र प्रथम ने साकार करके एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य एवं नौसेना की स्थापना की। तो ये दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के विशिष्ट लक्षण का परीक्षण कीजिए। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें पहले शुरुआत दे दीजिएगा। 1786 93 के मध्य भारत में एक सुव्यवस्थित, निष्पक्ष और आधुनिक
न्यायिक प्रणाली की नींव रखने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी मज़ार आज भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। ये आप एक मतलब मॉडर्न से जोड़ दीजिए इसको आप, या प्रगतिशील लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा नंबर, औरों से अच्छा नंबर मिलेगा, समझ लीजिए आप लोग। तो इसमें जो है क्या करिए, पहला पहला क्या करता है, ये निष्पक्ष और आधुनिक न्यायिक प्रणाली की नींव रखता है। दूसरा, भ्रष्टाचार समाप्त करता है। तीसरा, शक्तियों का पृथक्करण करता है। चौथा, कानून का शासन स्थापित करता है। दीवानी और फौजदारी का पुनर्गठन करता है। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड 1793 कॉर्नवालिस कोड लेके आता है, ठीक। ये आप लोग दे देंगे। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। खंड सा में प्रश्न 10 प्रश्न है, ठीक है। 50 शब्द में, प्रत्येक प्रश्न 50 शब्द में लिखना है। अब प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के हैं, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की व्याख्या कीजिए। तो कैसे व्याख्या करेंगे आप लोग, पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को आप लोग प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। प्रथम नगरीय सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद एक ग्रामीण संस्कृति के रूप में ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है, चाहे वो कायथा, मालवा, जोरवे, आहाड़ के रूप में जो है भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित होती हैं, ठीक। ये प्रस्तावना लिख दिए। अब विशेषता इनकी क्या देंगे आप लोग, विशेषता पहला देंगे धातु व पाषाण का प्रयोग किए करते थे। यह एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तीसरा, कृषि एवं पशुपालन दे देंगे इनकी। चौथा, मृदभांड दे देंगे इनका, यानी काला और लाल मृदभांड। पांचवा, शव दफनाने की रीत दे देंगे, ठीक। और अगर हो सके तो आप लोग इन चारों जो है, जो चारों संस्कृतियां हैं, उनका जो है एक मैप दर्शा दीजिए। क्या बना दीजिए, एक मैप बना दीजिए। जैसे यहाँ एक मालवा मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी मालवा संस्कृत। और महाराष्ट्र में जो हो जोरवे संस्कृत हो जाएगी। राजस्थान में 2 संस्कृतियां हैं, कायथा और आहाड़, ये दर्शा देंगे आप लोग। देखिए मैप बना देंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे और रोमन अंक में लिखेंगे, तो आप लोग सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं। वेदांग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनको दे दीजिए लिख के, इनकी व्याख्या कर दीजिए बस, ठीक है। यानी इनकी शुरुआत दे दीजिएगा वेदों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में जो है वेदांग की रचना की, जो कि 50 शब्द लिखना है ज़्यादा। इसमें आप इधर घुमा फिरा चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, केवल फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट देते हुए लिखते चले जाइए। नेक्स्ट है गांधार कला की विशेषताएं। यहाँ पर आप लोग देखिए, मथुरा कला, गांधार कला, अमरावती कला, ये पढ़िएगा और तीनों शैलियाँ पढ़ लीजिएगा। यानी कौन कौन, नागर, द्रविड़, वेसर शैली भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, गांधार शैली की विशेषता यहाँ पर देना है। तो ये यूनानी प्रभाव था, हेलेनिस्टिक कला भी कहते थे इसको। पारदर्शक वस्त्र पहना जाता था इन लोगों के द्वारा। नीले, भूरे, काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी इनकी, यानी इनका यथार्थवादी अभिव्यक्ति थी। बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाएं, जातक कथाएं के बारे में जो है मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इनका केंद्र कहाँ था, अफगानिस्तान था, बामियान था, ठीक है, यही इनका केंद्र था ये। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, मालविका मित्रम नाटक पर प्रकाश डालिए। देखिए, ठीक है, मालविका मित्रम नाटक, इसमें जो है इसको रचना किसने की, कालिदास की यह नाटक है। इसमें विदिशा शासक यानी शुंगवंशी शासक, विदिशा के शुंगवंशी शासक अग्निमित्र और मालव राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी है, ठीक है। साथ साथ प्रेम कहानी के साथ साथ में राजनीति का उल्लेख हुआ है। इनमें राजमहल की विभिन्न कार्यों का उल्लेख हुआ है, ललित कलाओं का उल्लेख हुआ है, ठीक है, और यह श्रृंगार प्रधान रचना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एमबीटी द्वारा किन्हीं 2 विवादित कदमों की घोषणा की है। तो ये जो है वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इनमें 4 योजनाएं इसकी वही दिखाना था, उसमें 2 दिखा दीजिएगा आप लोग। 4 योजनाएं कौन कौन हैं बताया था हम आप लोगों को, बताइए आप लोग क्या बताया था। दोरा साखू यानी दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान। ये मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये कैसे चालू करता है, क्या परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में विफल होती हैं, फिर क्या क्या
उसके लिए विफलता के लिए क्या क्या उपाय करता है, ये मैं अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिए। अब मराठा सैन्य व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ठीक है, मराठा सैन्य व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अच्छा, एक छूट गया क्या? नहीं, मनसबदारी व्यवस्था क्या? मनसबदारी देखिए, हाँ, मनसबदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर की मंगोलिया की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जिसका अर्थ मनसब या ओहदा होता है। ठीक है, मनसब या ओहदा होता है। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें जात एवं सवार की व्यवस्था की गई थी। राजा सम्राट प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था इस पर। वेतन व्यवस्था भी व्यवस्थित कर दी गई थी, इसे नगद वेतन दिया जाता था। सैनिकों व घोड़ों, ठीक है, की बेहतर जांच की जाती थी। तो यही सब इनकी मनसबदारी व्यवस्था है। आगे जो है क्या है, मराठा सैन्य व्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ठीक है, तो इसमें विशेषता क्या है? इनकी बेहतर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इनका जो है विकास होता है, और इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये छापामार युद्ध के आदी रहते हैं। ठीक है, इसी छापामार युद्ध के कारण है इन्होंने मुगलों को, खान देश को, ठीक है, बरार को, ये बड़े बड़े साम्राज्य को अपनी इन्हीं क्या कहते हैं, छापामार युद्ध नीति के कारण ही पराजित करते हैं। ठीक है, अगला है मजबूत नौसेना थी इनकी। ठीक है, जैसे कोलाबा में इनका नौसेना अड्डा था। घुड़सवार सेना थी जो वर्गीय और सिलेदार में बटी हुई थी। यही सब आप उल्लेखित कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट आइए 1909 एक्ट के द्वारा लाई गई पृथक निर्वाचन प्रणाली व्याख्या। चूँकि सर्वप्रथम मुस्लिमों को 1909 के तहत वायसराय लॉर्ड मिंटो ने जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली वितरित की दिया। इसमें क्या था? इसमें था मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम, मतलब मुस्लिम सदस्य जो है, जो मुस्लिम सदस्य थे वो केवल मुस्लिम मतदाता द्वारा ही चुने जाएंगे। ठीक है, ये सब इसमें उल्लिखित किया गया था, यानी अन्य कोई नहीं चुनेगा उनको, मुस्लिम को ही चुनेगा। नेक्स्ट है रास बिहारी बोस के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है, रास बिहारी बोस बता दीजिए कि लॉर्ड हार्डिंग के बम फेंकने के प्रमुख योजनाकार थे ये। इसी कारण जो है अंग्रेजी सरकार इनके पीछे पड़ गई। परिणाम स्वरूप ये 1915 में जापान चले गए। ठीक है, देखिए 1915 में गांधी जी आते हैं, जापान चले जाते हैं। वहीं पर 1942 में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना करते हैं। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन छूट रहा है क्या? हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशिष्ट लक्षण छूट रहा था। तो इसमें देखिए, इसमें जो है देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत की अर्थ योजना को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 1951 से 56 के मध्य प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई, जिसकी विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखिएगा आप लोग, क्योंकि ये भाई 10 नंबर का है। उसके बाद जो है 50 शब्द लिखना है, ज़्यादा आप लोग नहीं लिख सकते। केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखकर जो है अपने आंसर को समाप्त करिएगा, बेहतर नंबर अर्जित करेंगे। हम लोग देखते हैं क्या है। पहला इसमें क्या है? पहला है ये, इसमें कृषि को सर्वोच्चता दी गई थी, कृषि को सर्वोच्चता दी गई थी। दूसरा है ये हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तीसरा है बड़ी सिंचाई योजनाओं का सूत्रपात किया गया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तीसरा जो है, इसी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया 1952 में। चौथा है, इसी समय राष्ट्रीय प्रसार शिक्षा प्रारंभ की गई 1953 में। पांचवा है मूल्य स्थिरता व शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, तो आप लास्ट में भी दे देंगे कि ऐसे ही 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई 2017 तक। उसके बाद जो है इसकी जगह पर जो है, ठीक है, नहीं 12 तक चलाई गई, 7 से 12। इसकी जगह जो है सरकार ने 2015 में नीति आयोग की स्थापना की। बस आप लोग देखिए, जोड़ दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे तो हम विभिन्न क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके संदर्भ में ऐसे ही पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपना व्यू जरूर दीजिएगा,
क्या मैं पॉइंट वाइज जो विभिन्न टॉपिक जीआईसी प्रवक्ता मेंस इतिहास में है उनके जो चाहे एंशिएंट मिडिल मॉडर्न कोई भी टॉपिक हो, सब हर टॉपिक का 4 5 पॉइंट डिस्कस कर ले हम लोग, क्या ये सही रहेगा? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।